चलिए हम लोग पिछले क्लास से कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि आपको पिछले वीडियो में देख पाए होंगे आप लोग कि हम लोग जो है इसमें सीखे थे कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं, यानी कि केमिकल जो इक्वेशन होता है उससे कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है ना। तो हमने पहला सीखा था गैस का निकलना। एक बार हम लोग थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं और ताकि हम आगे बढ़ेंगे। गैस का निकलना पहला था, रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत गैस निकलता है जिसे ऊपर तीर से सूचित करते हैं, ठीक ना। देखिए जैसे कि जिंक था आपका, और जिंक की अभिक्रिया कराया गया HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा, तो बन गया यहाँ पे जिंक क्लोराइड, है ना। ये जिंक क्लोराइड बन गया और ये हाइड्रोजन गैस निकला। तो गैस निकलता है तो हम लोग जो है जी देखेंगे या फिर उसको जो है एक ऊपर के चिन्ह से सूचित कर देंगे, है कि नहीं, जिससे हमें पता चलेगा कि अभिक्रिया में क्या निकल रहा है, गैस निकल रहा है। तो पहला ये सूचना मिलता है हमें। दूसरा भी अब देखेंगे, इसमें एग्जाम्पल है बहुत सारा। जैसे ये हो गया चूना पत्थर, इसको हम लोग बोलेंगे चूना पत्थर। चूना पत्थर है अगर ये, तो इसको हमने जो है गर्म करेंगे तो क्या कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जिसको भी मैंने क्या किया ऊपर के चिन्ह से, यानी कि इसमें गैस निकल रहा है ऐसा हो जाता है, पता चल जाता है। ये है लेड नाइट्रेट, है ना। ये है लेड नाइट्रेट, PB नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को जब गर्म कीजिएगा तो लेड ऑक्साइड बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकलेगा और ऑक्सीजन गैस के रूप में निकलेगा। ये आपका जो है ये पहला सूचना मिल गया कि गैस का निकलना, ठीक है। दूसरा था आपका, हमने सीखा था इसमें ये चूंकि पढ़ाया जा चुका है, आप पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, है ना। ऊष्मा में परिवर्तन दूसरा आया। तुमने क्या बताया कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान या तो ऊष्मा अवशोषित होगा या फिर ये उत्सर्जित होगा, ठीक है ना। दो काम होगा इसमें। जैसे देखिए इसमें क्या था कि कैल्शियम जो कार्बोनेट है इसको हम गर्म कर रहे थे, तो यह ऊष्मा को सोख करके और ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा था। तो इसमें ऊष्मा सोखा रहा है ना, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है कि नहीं। ये भी वैसे ही था। हाँ, ये चीज हो गया। एक दो और रिएक्शन लेंगे इसमें। जैसे कि ये रिएक्शन में क्या बताया गया कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल में डालेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हीट बनेगा पूरा तरह से। ये क्या कर रहा है, ये उष्मा दे रहा है, ठीक ना। ये उष्मा ले रहा था लेकिन ये उष्मा दे रहा है, तो इसलिए कहा गया कि उष्मा या तो अवशोषित होगा या फिर उत्सर्जित होगा, ठीक है ना। इसी बेसिस पर, यानी कि उष्मा का अवशोषण और उष्मा का उत्सर्जन, इसी बेसिस पर हम लोग जो है अभिक्रिया को दो भाग में बांटते भी हैं, ठीक है ना। कैसे कैसे कौन कौन देखेंगे, तो इसका हम लोग दूसरा में जो है देखेंगे। पहला सेकंड वाला में फर्स्ट देखेंगे हम लोग क्या। ठीक है, ए में हो गया आपका ए में लिख देते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ठीक है ना, उष्मा क्षेपी। तो उष्मा क्षेपी को हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इंग्लिश में बोलेंगे इसको एक्सोथर्मिक, EXO, EXOTHERMIC, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। ऐसा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक जैसे नाम से पता है, एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट हो जाना मतलब कि निकलना, हीट निकलेगी। जैसे हमने दिखाया इसमें कि रिएक्शन के बाद अगर हीट निकलता है तो उसको बोलेंगे हम लोग उष्मा क्षेपी बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे क्या था, जैसे मैं ये बात आपको सिंपल एग्जांपल दिया गया, है ना। सिंपल आपको एग्जांपल ये दिया गया कि सर जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि कली चूना, कली चूना, अगर कली चूना को हम लोग जो है जल में डालते हैं, H2O यानी कि जल, पानी के अंदर, है ना, तो क्या होगा, वो खौलने लगेगा, और खौलने लगेगा और बनाएगा आपको क्या,
देखिए CaOH के हॉल ट्वाइस बनाएगा और प्लस खोलेगा और खोलते हुए ही हीट देगा, उष्मा देगा। बताइए क्या रिएक्शन के पहले कोई उष्मा दिया गया है? नहीं दिया गया है, लेकिन रिएक्शन के बाद उष्मा निकल रहा है ना, तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हो रहा है? उष्मा उत्सर्जित हो रहा है, यानी उष्मा निकल रहा है। तो ऐसे अभिक्रिया को बोलेंगे उष्माक्षेपी। तो चलिए जी थोड़ा सा हम लोग जो है इसको लिख लिया जाए। हम्म, अच्छे से बना के लिखेंगे इसमें। लिखेगा सभी लोग। वैसी अभिक्रिया, सभी लिखेंगे बाबू। वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें जिसमें में उष्मा का उत्सर्जन, उत्सर्जन मतलब कि निकलना, ठीक है ना, जिसमें उष्मा निकले। वैसे अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन हो उसे उसे उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जिसमें से उष्मा का उत्सर्जन हो यानी उष्मा निकले, उसको बोलेंगे हम लोग जो है उष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक। ठीक है ना, तो ये आपका एग्जाम्पल ये हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। और आपको इसको अगर समझना जानना है कि उष्मा कैसे कैसे निकले, तो देखिए एक मैं बताता हूँ एग्जाम्पल। जैसे है मैग्नीशियम, है ना, मैग्नीशियम है और इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे ऑक्सीजन से, है ना। तो ऑक्सीजन अभिक्रिया करने में तो लेगा ही ये, लेकिन जब एक बार जो है रिएक्शन कर जाएगा तो MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और साथ में क्या देगा? उष्मा देगा। सुना है? रिएक्शन कराने के लिए भी थोड़ा सा हीट चाहिए उसको, हल्का सा, बट उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में वह हीट देगा, है ना, बहुत ही लार्ज नंबर पे। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और भी एग्जाम्पल आपको समझना है थोड़ा सा, तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ इसमें। जैसे एक हो गया आपका सोडियम। इस सोडियम की अभिक्रिया हमने कराएगा H2O यानी कि जल के द्वारा, जल से। जैसे ही कराएंगे इसमें हम, तो आपका जो है NaOH के साथ बनेगा हाइड्रोजन गैस। NaOH के साथ बनेगा हाइड्रोजन गैस, लेकिन साथ में ही आपको बनेगा इसमें उष्मा, यानी इसके अंदर भी उष्मा बनेगा। ऐसे याद रखिए, इसके अंदर भी क्या हुआ? उष्मा बना, क्योंकि ये विस्फोट के साथ करता है। आप जैसे ही सोडियम को जल में डालेंगे ना, ये विस्फोट के साथ आपका जो है रिएक्शन करेगा और ये बनाएगा कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा समझ में आया? एक कास्टिक सोडा बनाया, उस ये हाइड्रोजन गैस देगा पूरा, लेकिन एक उष्मा हीट देगा, अपने अंदर हीट लिए रहता है ये। क्यों? क्योंकि सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसको ऑक्सीजन से प्यार है, ऑक्सीजन इसको पसंद है। ऑक्सीजन कहीं भी रहे वह उसको ढूंढ करके रिएक्शन कर लेगा एकदम, ऐसा समझे ना। ये सोडियम जो है इस ऑक्सीजन से तोड़ करके इसे खींच के रिएक्शन कर लेता है, समझ में आया? तो इसके साथ साथ इसको अगर मान लीजिए दो तरह से तोड़ता है इसको, है पहले कंडीशन में यदि इसको जो है H2 और O के रूप में तोड़ा, तब ये जो है सोडियम ऑक्साइड ही बनाएगा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए, अगला कर लेते हैं थोड़ा सा। थोड़ा सा अलग ले लिया जाए, है ना, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो मूव कर लेते हैं। देखिए अब मैंने इसको ले लिया, हाँ, इसको इस तरह से कर दिया, ध्यान समझिएगा, हम समझाने के लिए बात बता रहे हैं आप लोगों को। ये जो है चीज़ है, सोडियम अभिक्रिया किया जल से तो कास्टिक सोडा बनाएगा, ये बनाएगा, ठीक है। या फिर एक तरह से ऐसे ही रिएक्शन कर सकता है ये, एक और तरीका है, अगर इसको तोड़ दिया पूरी तरह से, इसको कर लिया, तो बना देगा Na2O, सोडियम ऑक्साइड बना देगा,
और हाइड्रोजन गैस देगा। उस समय भी ये क्या देगा, ऊष्मा देगा, समझा ना, उस समय भी हीट देगा। तो चूंकि रिएक्शन के बाद ऊष्मा दे रहा है, दैट्स वाई ये आपका एक्सोथर्मिक यानी कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है ना, ऐसा। तो दो तरह से हो सकता है रिएक्शन इसमें, समझा ना। तो ये भी ऊष्मा क्षेपी हो गया, क्लियर। जैसे और आगे की बात करें हम, और कौन सा हो जाएगा, पोटेशियम भी वही करेगा, जस्ट रिएक्शन वैसे ही होगा इसका। तो ये रिएक्शन इतना, आई थिंक एग्जाम्पल काफ़ी है आपको ये समझाने के लिए कि कोई कोई अभिक्रिया ऐसा होता है जो जिसके फलस्वरूप ऊष्मा उत्सर्जित होता है, यानी निकलता है। और यदि ऊष्मा निकलेगा जिसमें से, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, अरे बोलो, ऊष्माक्षेपी क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर है आई थिंक। चलिए, आई थिंक अगर इतना क्लियर हो जाए तो चला जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये आपका है ना। तो ये आपका ऊष्माक्षेपी में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप लोग ऊष्माक्षेपी समझ गए। जो भी रिएक्शन हो, रिएक्शन के बाद अगर उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसको बोलेंगे ऊष्माक्षेपी बोलेंगे। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ा जाए ना। हाँ, तो बी नंबर में आपका है। बी नंबर में ले लेते हैं। बी नंबर में आपका हो जाएगा उष्मा शोषी। उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी जिसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है ना, एंडोथर्मिक। अब इसको नाम से उष्मा शोषी। उष्मा शोषी। उष्मा शोषी। उष्मा शोषी का मतलब है जो ये अभिक्रिया के बाद, हाँ समझिए सभी लोग, जौन अभिक्रिया के बाद उष्मा अवशोषित हो जाए, मतलब कि टेम्परेचर इधर ज़्यादा है लेकिन अभिक्रिया हुआ तो उसके बाद उष्मा वो सोख ले रहा है ना, तो उसको बोलेंगे उष्मा शोषी बोलेंगे। ठीक है ना, समझा ना। जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा का अवशोषण होता हो उसको उष्मा शोषी बोलेंगे। जैसे आपको सिखाया गया है इसमें, देखिए इसमें बताया गया है, ये इसके अंदर क्या, इसको तोड़ने के लिए उष्मा दिया गया, ये उष्मा अवशोषित किया, तब जाके टूट रख के ये बनाया, इसमें उष्मा का अवशोषण हुआ ना, ऐसे ही। तो वही टाइप का रिएक्शन इसमें ढूंढना है हमको, है ना। तो इस तरह से तो लिखिएगा, वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसके जिसके फलस्वरूप, फलस्वरूप बोलिए या परिणाम स्वरूप बोलिए, है ना, रिजल्ट के रूप में, वैसे भी जिसके फलस्वरूप उष्मा का अवशोषण, उष्मा का अवशोषण होता हो, होता हो उष्मा शोषी, उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया, अभिक्रिया कहलाते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाते हैं। इसमें उष्मा अवशोषित हो जाए, ठीक है ना, ऐसे उसको बोलेंगे उष्मा शोषी। जैसे हमने CaCO3 का एग्जाम्पल दिया, और यहाँ पे आप एग्जाम्पल दूसरा भी ले सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल एक ले रहा हूँ मैं यहाँ पे KClO3 का, जिसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट, है ना। क्या बोलेंगे इसको, पोटेशियम और क्लोरेट, के क्लोरेट बोल देंगे, यानी कि पोटेशियम क्लोरेट। अब ये ऐसे टूटेगा नहीं, ठीक ना, इसको तोड़ने के लिए हमें देना पड़ेगा इसको एनर्जी, यानी कि जब तक ये एनर्जी सोखेगा नहीं तब तक ये रिएक्शन होगा नहीं इसमें। ठीक है, चलिए इसमें
इसको रिएक्शन कराते हैं, है ना। रिएक्शन कराया इसमें, और हमने रिएक्शन कराने के बाद इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। क्या करेंगे, गर्म। तो गर्म करने का निशान क्या होता है, यानी कि इस तरह से हम इसको गर्म करेंगे। तो क्या करेंगे हम, KClO3 यानी पोटेशियम क्लोराइड को जब हम लोग गर्म करेंगे तो ये हीट सोखेगा, और सोखने के बाद जो है ये टूट जाएगा। कितने भागों में, 2 भागों में, ठीक है ना। एक बना देगा आपका देखिए, एक बना देगा KCl, और एक बना देगा O2 यानी कि ऑक्सीजन, ठीक है ना। 2 रूप में टूट जाएगा ये। सो when we notice this so we can when we notice this, you can observe that when this is be broken down, तो ये जैसे ही ब्रोकन डाउन हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहा है ना। दिस विल बी ब्रोक इनटू पोटेशियम क्लोराइड एवं ऑक्सीजन गैसेस, ऑक्सीजन गैस, आफ्टर ऑब्जॉर्विंग द एनर्जी, है कि नहीं। एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने के बाद ही ये टूट रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या इसको, इसमें ये जो है क्या, उष्मा का अवशोषण हो रहा है, यानी कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। ये थर्मिक किसके लिए प्रयोग होता है, उष्मा के लिए, है ना। और एंडो मतलब कि वो सोखना, अवशोषित कर लेना। तो इसने क्या, ये उष्मा को अवशोषित कर रहा है इसमें, सोख करके तभी ब्रोकन डाउन हो रहा है, ठीक है ना। ये पोटेशियम क्लोराइड हो गया आपका, पोटेशियम क्लोराइड, और ये दे रहा ऑक्सीजन गैस, समझ आया ना। तो इस तरह से आपका ये भी बोल देंगे। और अगर अगला एग्जाम्पल देखना है इसमें, तो चलिए एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं। पहले इतना उतार लीजिए, देख लीजिए एक बार चलिए, आई थिंक हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उष्मा सोचने में किसी को दिक्कत नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल समझाते हैं, देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास। हाँ, देखो, ये है PbNO3 का हॉल्ट ट्वाइस, ठीक है। इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। पीबी को हम लोग लेड के नाम से जानते हैं, जैसे प्लम्बम बोलते हैं लैटिन वर्ड में, है ना। इसका नाम हो जाता है लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। प्लम्बस नाइट्रेट बोल देंगे। और इसको जब हम लोग जो हीटेड करेंगे, गर्म करेंगे, जैसे गर्म करेंगे तो ये आपको टूटेगा, है ना। और टूट करके PbO, जिसको बोलते हैं लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। और उसके बाद क्या है, उसके बाद ये टूटेगा NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, ऐसा। और एक टूटेगा ऑक्सीजन यानी कि O2 में, इस तरह से, समझ में आया ना। ये 2 गैस बनाया गया इसमें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस, ये देगा आपको। तो बताइए इसने क्या किया, एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने के बाद ना टूटा वो, यानी कि ये भी क्या हो गया आपका, ये भी हो गया उष्मा शोषी अभिक्रिया। इसमें उष्मा का अवशोषण होता हो, ठीक है। एक और बहुत ही ज़्यादा फेमस एक एग्जांपल है इसमें, ये है कि जब आप जो है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया यदि आप कास्टिक सोडा यानी NaOH से कराते हैं, हाँ समझिएगा, ये NH4Cl यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये हो गया आपका अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया हमने कराया कास्टिक सोडा के साथ, इसको बोलेंगे कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा से जैसे कराते हैं, ये रिएक्शन के बाद आपको जो है बनाता है NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में रिएक्शन करके देगा आपको NaCl, समझा ना ये।
तो इसमें होता एक्चुअली क्या है समझिएगा, इसको हम थोड़ा सा दे देते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दे देते हैं नाम अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये आपका हो जाता है सोडियम क्लोराइड जो कि नमक है, साधारण नमक जिसको बोलेंगे, ये है। अब ये एक्चुअली लैब का चीज़ है, आप लैब में करिएगा, जब तक नहीं इस अभिक्रिया को महसूस नहीं कर सकते, ठीक ना, क्योंकि मैंने किया है तो इसको मैंने महसूस करता हूँ। इधर टेम्परेचर क्या रहेगा, नॉर्मल, इधर टेम्परेचर कैसा रहेगा, नॉर्मल, ठीक ना, ऐसा। और जैसे रिएक्शन हुआ, आप कोई भी बीकर ले या कुछ भी लेंगे, उसके अंदर ये टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, समझा है ना, नॉर्मल से क्या हो जाएगा, कोल्ड। तो बताइए रिएक्शन में हुआ क्या, ये जो टेम्परेचर गया कहाँ, ये रिएक्शन ने ऑब्जॉर्व कर लिया इसको, है ना। तीसरे बोला जाता है कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि एनर्जी ना अवशोषित हो जा रहा है, उष्मा जो अवशोषित हो जा रहा है। अब रिएक्शन जब अवशोषित हो जाए, यानी एनर्जी जब अवशोषित हो जाएगा, यानी हीट जब अवशोषित हो जाएगा, इसलिए इसको बोलेंगे उष्मा शोषी, यानी कि एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन, समझा ना। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन इस तरह से होता है, जिसमें उष्मा अवशोषित हो जाएगा, यानी कि ऑब्जॉर्व हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा। चलिए इसको अगर थोड़ा सा लैब वाला फील लेना है, तो मैं थोड़ा सा लैब वाला फील लाता हूँ आप लोगों को। देखिए क्या करेंगे हम, हमारे पास दो तीन बीकर ले लेंगे, या टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, छोटा सा रिएक्शन कराना ही है तो। हमने किया क्या कि एक छोटा सा यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, इसको टेस्ट ट्यूब यानी कि परख नली के नाम से जानते हैं, तो ये आपका परख नली हो गया, ठीक है, परख नली, टेस्ट ट्यूब एक ले लिया मैंने, जिसका नाम मैंने ले लिया ए, इसको ए बोल दिया, ठीक है। और उसके बाद आपका है सेकंड में, ये इसको हमने बोल दिया बी, ठीक है, ये बी नाम दे दिया, ठीक है, ए और बी हो गया। हमने क्या किया कि इसमें इसमें ले लिया ये अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, तो ये अमोनियम क्लोराइड इस तरह से हो गया। और उसके बाद ये हमने ले लिया इसमें कास्टिक सोडा ले लिया, कास्टिक सोडा लिक्विड नहीं होता है, खैर सॉलिड में होगा। हम थोड़ा सा इसको, एक मिनट, वाइट होता है, तो एक तरह से हमने इसको ये ले लिया इस तरह से, ठीक है। रिएक्शन किया आपस में, मैंने दोनों को मिला दिया एक बड़े से बर्तन में, एक बड़े से बीकर में मिला दिया मैंने, बड़ा से बीकर मैंने लिया और दोनों को इस तरह से मिला दिया। तो जैसे ही आप रिएक्शन कराइएगा, इधर दोनों का पहले नीचे से सेप दे करके हाथ हाथ से टच करके आप महसूस करने की कोशिश कीजिएगा कि टेम्परेचर कैसा है। टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, जैसा रूम टेम्परेचर होता है ना उतना। लेकिन जैसे ही दोनों को आप मिक्स कीजिएगा, इसमें रिएक्शन होगा, आपका ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और ये बनेगा, दोनों इसके अंदर घुला हुआ रूप में रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि टेम्परेचर यहाँ पे ठंडा हो जाएगा, वापस से इसको आप टच कीजिएगा तो यहाँ पर आपको ठंडा महसूस होगा। तो इससे पता चलता है कि जो टेम्परेचर था नॉर्मल, वह और ज़्यादा घट गया है, यानी रिएक्शन जो है सोख लिया है। जब रिएक्शन सोख लेगा बाबू, इसका रिएक्शन सोखा जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग जो है कि इसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है ना, देर इज अ लॉस ऑफ हीट, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, सो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। उष्मा छेपी को समझ गए होंगे अच्छी तरह से, उष्मा छेपी समझ गए, उष्मा शोषी समझ गए, तो दोनों रिएक्शन ये था, जिससे हमें पता चला क्या कि अब रासायनिक अभिक्रिया में ये भी पता चला उष्मा में परिवर्तन होता है। दो तरह से होगा परिवर्तन, या तो उष्मा निकलेगा, उष्मा छेपी कहलाएगा, या तो उष्मा अवशोषित होगा, यानी उष्मा शोषी कहलाएगा, ठीक है ना, ऐसा। इसको समझाने के लिए भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिए मैंने, तो समझा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, और क्या क्या सर रासायनिक अभिक्रिया में होता है, रासायनिक समीकरण से क्या क्या सूचना प्राप्त होता है कि नहीं। पहला तो हो गया गैस निकलना, दूसरा उष्मा परिवर्तन हो गया, तीसरा क्या है सर, तो तीसरा आपका है रंग में परिवर्तन, ठीक है ना, ऐसा। ठीक है, फिर समझाते हैं आप लोगों को।
हो गया। इसके बाद यहाँ पढ़ते हैं। तो लिखिए, सभी लोग हैंडी देंगे तीसरा नंबर में, रंग में परिवर्तन। ठीक है, रंग में परिवर्तन यानी कि चेंज इन कलर। ठीक है ना, ऐसा। अब रंग में परिवर्तन कैसे होगा समझिएगा। देखिए, समझाते हैं आप लोगों को। मैंने लिया इसमें एक कॉपर सल्फेट CuSO4, और चूंकि इसको अपने ना जलयोजित लवण के साथ लिया, मैं बताऊंगा, आप लोग चिंता ना करें कि जलयोजित लवण किसे कहते हैं, है ना। 5H2O, यानी जल के अणु इसके साथ जुड़ा हुआ, ठीक ना। अगर जल के साथ रहेगा ये, तो इसका कलर होता है नीला, है ना। इसका कलर होता है नीला, समझ आया ना, नीला कलर ऐसा ही, इसका कलर नीला होगा। ठीक है, लेकिन जैसे हम इसकी अभिक्रिया कराए लोहा के साथ, यानी Fe लोहा के साथ, जैसे रिएक्शन करेगा तो यह बना देगा क्या आपका, ये बना देगा, ये बना देगा FeSO4.5H2, और प्लस में आपका हो जाता है कॉपर। अब इसका जो कलर है ना, वो ब्राउन टाइप का हो जाता है, यानी इसका कलर होता है ब्राउन, यानी कि रेडिश ब्राउन कर देंगे हम लोग, रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा, समझा ना। या रेडिश ब्राउन हो जाएगा ये, क्लियर। तो हमने क्या देखा कि सर रिएक्शन के पहले ही था नीला कलर का था, लेकिन रिएक्शन के बाद रेडिश ब्राउन हो जा रहा है। तो कलर में, यानी कि रिएक्शन के फलस्वरूप क्या होता है कि आपका रंग में भी परिवर्तन दिखेगा, ठीक है ना, ऐसा। एक और आपको बताते हैं मज़ेदार चीज़, आप लोग भी ऑब्जर्व किए होंगे, वो है लोहा। लोहा को, यदि आप जो है लोहा को ऑक्सीजन आप प्लस जल दोनों की उपस्थिति में जब इसको रखिएगा, देखिए लोहा अगर केवल ऑक्सीजन के साथ रहेगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, और लोहा केवल अगर जल के साथ रहेगा फिर भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब है जब लोहा के साथ ऑक्सीजन और जल दोनों रहे। क्या होगा दिक्कत सर? दिक्कत ये होगा कि दोनों ना अभिक्रिया कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा आपस में, ठीक है। और रिएक्शन के फलस्वरूप जो है, जैसे Fe3O4 डॉट XH2, यहाँ पर अगर x अमाउंट में ले लिए जाए, ये तो पता नहीं रहा कितना रहेगा, तो ये जो बनाएगा, इसका फॉर्मूला, इसका नाम हो जाता है जंग, इसका भी कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है, रेडिश ब्राउन। कैसे? देखिए इसका रंग अलग था, हल्का हल्का रेड, हल्का ब्राउन होता है या हल्का व्हाइट होता है ना इसका। लेकिन अगर रिएक्शन किया तो उसके बाद क्या हो गया, रेडिश ब्राउन हो गया, यानी कलर चेंज हो गया। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि रिएक्शन के बाद क्या होता है, कलर में परिवर्तित हो जाता है, कलर में चेंज आ जाता है, ठीक है ना, ऐसा। इसके और भी एग्जाम्पल देखने हैं आपको, तो मैं छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। ऐसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम नॉर्मल में पूरा तो चांदी की तरह व्हाइट होता है कि नहीं। लेकिन जैसे ही यह अभिक्रिया कर लेगा आपका, अभिक्रिया कर लेगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो बना देगा आपको Al2O3, ठीक है ना। और इसका कलर जो है हल्का सा जो है मध्यम पड़ जाता है, यानी हल्का सा जो है इसमें डार्कनेस आ जाती है, व्हाइट ही रहता है बट हल्का सा डार्कनेस आ जाती है। तो इससे क्या हुआ, ये पूरी तरह से सफ़ेद था, है ना, पूरी तरह से सफ़ेद था, और ये हो जाता है हल्का सा मध्यम, मध्यम ये हो जाता है, ठीक है ना, ऐसा। तो इस तरह से आपने समझा कि रिएक्शन के अंदर जिस तरह से ऊष्मा में परिवर्तन होता है, जिस तरह से गैस का निकलना होता है ना, उसी तरीक़ा से आपका कलर में भी परिवर्तन आता है, ठीक है ना, ये चीज़ें, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन में ऐसा होता है। तो आप लोग को जो है लिखना है शब्द में, वर्ड में, ऐसा कि
कुछ रासायनिक कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग में परिवर्तन आता है। रंग में परिवर्तन आता है। रंग में परिवर्तन आता है। और आपको इसका एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा इस पेज पे, पिछले पेज पे। यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपको इसको लिखने के बाद जो है आराम से इसको उतार लीजिएगा, है ना, ऐसा कर लीजिए। उतार लिए? फिर उतर गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये चीज फिर देखते रहिएगा सभी लोग आगे। रंग में परिवर्तन हो गया, गैस का निकलना हो गया। हाँ, एक है आपको मिलेगा इंफॉर्मेशन, एक चीज और आपका नया जो है ले लेते हैं, लिखना है अवक्षेप का बनना। यानी क्या नंबर हो गया ये? कौन सा नंबर हो गया? इसमें थर्ड हो गया था, ये फोर्थ होगा, है ना। फोर्थ नंबर हमें हमें देना है इस तरह से। फोर्थ नंबर अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना यानी कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ऐसा। अब क्या होता है, ये अवक्षेप क्या है ना, अवक्षेप है क्या सर, समझिएगा। तो ये अभिक्रिया आपको इस तरह से हो जाएगा, लिखना है सभी को, लिखिएगा इस तरह से आप लोग कि कुछ, लिखिएगा सभी, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप एक अवक्षेप अवक्षेप का निर्माण होता है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा लैंग्वेज ठीक कर लेते हैं। लिखा देते हैं। के फलस्वरूप एक दही जैसा, सुधार लीजिएगा सभी लोग, देखिए यहाँ पे, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप एक दही जैसा अविलेय दही जैसा अविलेय पदार्थ का निर्माण, अविलेय दही जैसा पदार्थ का निर्माण हो जाता है, जिसे अवक्षेप कहते हैं, जिसे अवक्षेप यानी प्रेसिपिटेट कहते हैं, है ना। अवक्षेप को इंग्लिश में बोल देंगे प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट बन जाएगा इस तरह से, अवक्षेप जिसको बोलते हैं तो बनेगा। इसको हम लोग बोलते हैं अवक्षेप, क्या बोलेंगे, अवक्षेप।
और इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो ना, उसको बोलेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है ना, ऐसा। ठीक है, इस तरह से देख लीजिएगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया, है ना। इसमें लिखेंगे जिस अभिक्रिया के, नीचे से लिख देंगे पैराग्राफ चेंज करके, जिस अभिक्रिया अभिक्रिया के फलस्वरूप, इस अभिक्रिया के फलस्वरूप, जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप का निर्माण हो, है ना, जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप का निर्माण हो, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप का निर्माण हो, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अवक्षेप का निर्माण हो निर्माण हो, उससे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया। समझ आया ना, ऐसा। तो ये आपको जो है अवक्षेप का बनना भी दिखाता है आपको केमिकल रिएक्शन में। अब आपको एग्जाम्पल समझाते हैं, इतना पर लिख लीजिए सभी लोग। देखिए सब थोड़ा जल्दी। अच्छा, लिखवा रहे थे बोलते समय, ठीक है। बोलते समय भी लिख रहे थे आप लोग ना, ठीक है। तो चलिए ठीक है, चौथा हो गया, ये पांचवा में आते हैं। सॉरी, पांचवा बोल रहे, इसका एग्जाम्पल बाकी है ना अभी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिखिए। हाँ, एग्जाम्पल समझाते हैं आप लोगों को, देखिए। हमारे पास एक है जिसको बोलते हैं, बहुत ही प्यारा चीज़ है, जिसको बोलते हैं AgCl, यानी कि सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? Ag क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, ये हो गया। और इसके विक्रिया हमने करा दिया NaNO3। ठीक है, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट से, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है ना, ऐसा इसका नाम हो गया। दोनों रिएक्शन कराए आपस में। रिएक्शन जैसे ही करेगा ये, जैसे ही रिएक्शन करेगा ये, आप रिएक्शन करा दो, चलो रिएक्शन कराओ में, ऐसा। ये मैंने जो इसमें ले लिया, तो रिएक्शन जैसी करेगा ये आपस में, रिएक्शन करने के बाद आपको जो है रिवर्स रिएक्शन देगा और बनाएगा आपको AgNO3, जिसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। और अभिक्रिया के बाद आपको देगा नमक, यानी NaCl। ठीक है, ये सिल्वर नाइट्रेट बना ना, तो ये क्या करेगा, ये जो है नीचे आपको बैठ जाएगा, है ना, समझा ना, नीचे बैठ जाएगा ये, नीचे इस तरह से नीचे बैठ जाएगा, जम जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। तो यानी कि ये अवक्षेप का निर्माण करे, ये अवक्षेप बन गया इसमें। ठीक है, ये ऐसा समझा ना, तो ये अवक्षेप बन गया कि नीचे जम जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने दिया इसमें। दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है ये, आप सुनिए, देखिएगा इसको। मैंने बेरियम क्लोराइड लिया, BaCl2। ठीक है, इसका नाम हो जाता है बेरियम, CHLORIDE, बेरियम क्लोराइड। और इसकी विक्रिया मैंने करा दिया, एक अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। हमने करा दिया इसमें K2SO4, यानी कि पोटेशियम सल्फेट के साथ, ऐसा समझा ना। यानी कि बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया मैंने कराया पोटेशियम सल्फेट से, SO4 को सल्फेट बोलते हैं। तो जैसे ही रिएक्शन करेगा ये,
रिएक्शन करेगा, जैसे ही रिएक्शन करेगा इसको कराएंगे रिएक्शन हम। तो रिएक्शन के बाद आपको बनाएगा BaSO4 और प्लस में देगा आपको KCl। तो बैलेंस कर दीजिए, देख लीजिए ये रिएक्शन है, ठीक है ना। यानी कि ये हो जाएगा आपका बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, और ये हो जाता है पोटेशियम क्लोराइड। ये तो ये जो मटेरियल बन के रेडी हुआ ना, इसमें क्या होता है कि ये आपका एक अविलेय दही जैसा पदार्थ के रूप में आपको नीचे बैठ जाएगा। ये समझ आया ना, ऐसा नीचे बैठ जाएगा दही जैसा। आप लोग जो है मक्खन देखे ना, मक्खन, तो उसको उसको हम लोग जो है पानी के अंदर डालते हैं तो पूरी तरह से तैरता हुआ प्रतीत होता है ना, वैसे ही मटेरियल में ढल जाएगा ये, बिल्कुल उसी तरीका से, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। मतलब कि अगर आप ये थोड़ा सा भी कर लिए, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। और इसमें ले लिए BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड, ठीक है ना। और इसकी अभिक्रिया हमने करा दिया है किसके साथ, पोटेशियम सल्फेट के साथ। ये मैंने इसमें ले लिया पोटेशियम सल्फेट, मान लीजिए K2SO4 जिसको बोलेंगे, ठीक है। और दोनों को हमने एक बड़े से परखनली में या फिर एक बीकर बड़ा जो है उसमें डाल दिया जाए रिएक्शन कराने के लिए। तो जैसे रिएक्शन होगा ना, तो रिएक्शन के बाद जो आपका ये है, क्या बोलते हैं, रिएक्शन के बाद जो आपका बेरियम सल्फेट है वो बिल्कुल दही जैसे पदार्थ में जमता हुआ रूप में, जमता हुआ इस तरह से आपको अवक्षेपित हो जाएगा। बाकी जो ये जो बिलियन दिखाई दे रहा है इसमें आपको पोटेशियम क्लोराइड रहेगा, इधर रहेगा KCl, और ये आपका बन के रेडी हो गया BaSO4। ऐसा समझे ना। तो ऐसा बिल्कुल आप जो लेबोरेटरी वाला फील लीजिए एकदम, ठीक है। ये हो गया बीकर आपका, और ये आपका परखनली हो गया, है ना, बीकर, और ये हो गया परखनली। और रिएक्शन कराएंगे आपस में तो ये बन जाएगा आपको BaSO4 और KCl, ठीक है। तो ये आपका होता है अवक्षेपण अभिक्रिया। इसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, दही जैसा अविलेय पदार्थ के रूप में रहता है। तो ये भी सूचना मिल गई आपको कि हमने देखा कि इसमें क्या था कि ऊष्मा में परिवर्तन हो रहा था। फिर ऊष्मा में परिवर्तन दो तरह से हो रहा था, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी के रूप में, ठीक है। फिर मैंने परिवर्तन आपको एग्जाम्पल दिखाया इसमें। फिर मैंने रंग में परिवर्तन बताया कि अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग में परिवर्तन होता है। इसके एग्जाम्पल इस तरह से था, हमने दिया, है ना, ये एग्जाम्पल इस तरह से था। फिर आपको बताया कि अवक्षेप भी बनता है कोई कोई अभिक्रिया के फलस्वरूप, ठीक है ना, उसको रिपीट करके देख लीजिए एक बार, है ना। तो अवक्षेप को हमने अभी तक समझाया, इसमें अभी तक समझाया इस तरह से कि अवक्षेप किस तरह से बनता है। और मैंने आई थिंक 2 एग्जाम्पल काफ़ी है इसके लिए। और भी हम लोग जब रिएक्शन पढ़ेंगे आगे ना, तो उस रिएक्शन में आपको बताया जाएगा, जैसे हम लोग पढ़ेंगे जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाएंगे, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ाएंगे जब, तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा, एक बार फिर से आपको समझाया जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में, ठीक है ना, ऐसा। तो हमने अब तक इतना देख लिया कि क्या होता है इसमें कि रंग में पहला चीज़ गैस निकलता है, दूसरा चीज़ ऊष्मा में परिवर्तन आता है, तीसरा चीज़ रंग में परिवर्तन आता है, और चौथा चीज़ दिखा कि अवक्षेप का बनना होता है, ठीक है ना। तो इतने सारी अभिक्रिया यानी कि इतनी चीज़ें हैं, मेन में नहीं आपका है, और भी एक दो होगा, बट मेन मेन आपका जो है यही है। इससे से एग्जाम में क्वेश्चन भी आएंगे और आपको इतना पढ़ना भी है 10th क्लास में, ठीक है ना। तो आई थिंक इतना इनफ रहेगा, है कि नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं। इतना तक एक बार कर देख लीजिए, एक बार इसको एक बार देख लीजिए बढ़िया से, और एक बार इसको अगर उतारना उतार लीजिए, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे हम। ठीक करके देख लीजिए एक बार तो। चलिए आई थिंक हो गया होगा इतना। तो आगे बढ़ा जाए ना। बढ़ते हैं आगे। चलिए यहाँ से हम लोग जो है रासायनिक समीकरण के प्रकार की ओर बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। उसके बाद आपको कुछ कुछ होमवर्क भी देंगे, ठीक है, बनाने के लिए। पहले हम लोग चलिए हेडिंग दे देते हैं, सभी लोग हेडिंग दे दीजिए। रासायनिक अभिक्रियाओं के रासायनिक अभिक्रियाओं के
के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ, लिख देंगे क्या, TYPES, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, चलिए मेनली रूप से देख लीजिए कितने प्रकार के होते हैं, है कि नहीं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगर टाइप्स देखा जाए तो मेनली रूप से अगर देखा जाए तो पहला हो गया आपका संयोजन, दूसरा वियोजन, मैं थोड़ा मिला ले रहा हूँ, संयोजन वियोजन हो गया, आपका विस्थापन हो गया, डबल विस्थापन हो गया, ऑक्सीकरण अवकरण हो गया। मेनली रूप से यही टाइप्स है, ठीक है ना। तो आप लिख दीजिएगा इसमें कि रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नलिखित अभिक्रियाएं निम्नलिखित निम्नलिखित छह प्रकार के होते हैं। छह समझते हैं ना, छह प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से है, ऐसे बहुत सारा हो सकता है बट मुख्य रूप से आपका कितना है, छह माना जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका, मैं पूरा लिखवा देता हूँ, एक बार लिस्ट बना लीजिएगा सभी लोग कितना है। फर्स्ट है आपका संयोजन, संयोजन अभिक्रिया, अभिक्रियाएं, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इंग्लिश में क्या बोल देंगे, इंग्लिश में बोल देंगे कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये पहला हो गया। सेकंड है आपका, सेकंड इसमें है वियोजन, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है ना, वियोजन अभिक्रिया, जिसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इतना हो गया। अब तीसरा है आपका संयोजन वियोजन हो गया। अब एक है विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रियाएं, और विस्थापन अभिक्रियाएं जो है अलग अलग तरह से होती है, जैसे कि ये विस्थापन अभिक्रिया बोलो इसको, या फिर इसको हम लोग जो है प्रतिस्थापन भी बोल सकते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, है ना, प्रतिस्थापन बोलेंगे, या फिर इसी का नाम अलग अलग रूप से बोल सकते हैं, जैसे विस्थापन के लिए है, इसको हम लोग एकल विस्थापन भी बोल सकते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, या फिर इसी को बोल सकते हैं एकल प्रतिस्थापन, एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना, इतने सारे नाम हो गए एक के लिए। आप इसको जो है कैसे बोल दोगे इंग्लिश में, इंग्लिश में कैसे बोलोगे आप, देखना, बोल देंगे हम लोग विस्थापन के लिए, विस्थापन इंग्लिश होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल दो। ठीक है, अगर ये प्रतिस्थापन है तो प्रतिस्थापन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं।
तो सब्स्टिट्यूशन के नाम से भी इसको जानेंगे, रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है। और यदि जो है इसको आपको लिखना है अलग रूप से थोड़ा सा नीचे वाला के लिए, तो इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल दो, है कि नहीं, सिंगल भी लगा दो, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है कि नहीं। या फिर इसको बोल दो आप सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल दो। तो इस तरह से आपने देखा ये तीन तरह के प्रक्रिया हो गया। ठीक है ना, ऐसा। अब इतना हो गया क्लियर। इसको लिखते चलिएगा, मैं क्या करके डिफाइन भी करूंगा इसको। ठीक है। चौथा नंबर देखते हैं, फोर में क्या है, देखिएगा सभी लोग। फोर नंबर, द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं अभिक्रियाएं या इसको बोलते हैं, या उभय विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। उभय विस्थापन अभिक्रियाएं, है ना। इसको हम लोग जो है द्विविस्थापन बोलो या फिर उभय विस्थापन बोलो। इंग्लिश में क्या बोल दोगे, इंग्लिश में बोल दोगे डबल, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, है ना। ये आपका डबल में ही चलेगा। ठीक है, क्लियर। ये इतना हो गया। पांचवा है आपका, पांचवा ले लेते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है। छठा आपका है अवकरण, अवकरण अभिक्रियाएं। अवकरण अभिक्रियाएं, जिसको बोला जाता है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन, ऐसा। ठीक है। फिर आपको ये दोनों को मिलाकर एक चलता है रेडॉक्स अभिक्रिया, उसको हम लोग जो इसको पढ़ने के बाद आराम से देख लेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया भी चलता है इसमें, है ना, रेडॉक्स। ठीक है। तो ये आपका जो है इतना रिएक्शंस पढ़ने हैं आप लोगों को। ठीक है। और उसके बाद आई थिंक इतना हम पढ़ लेंगे तो आपका चैप्टर हो जाएगा समाप्त। उसके बाद दो तीन जो है एग्जाम्पल्स भी है इसके ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के, उसके बाद हम लोग ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। ठीक है, ऐसा। हाँ, अगर आप लोग कोई कोई जानते होंगे तो कोई कोई को लगता होगा थोड़ा सा कि सर इसमें दो तीन रिएक्शन छूट रहा है, जैसे कि उदासीनीकरण हो गया, है ना, अवकरण, अवक्षेपण तो मैंने बता दिया, तो उदासीनीकरण ये सब छूट रहा है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर ही हम लोग पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया को। ठीक है ना, उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। तो हमने बताया कि इसमें जो है पहला हम लोग पढ़ना है संयोजन अभिक्रिया के बारे में, है ना, संयोजन रिएक्शन के बारे में। ठीक है ना, सब लोग हेडिंग देंगे, सब लोग बढ़िया से संयोजन अभिक्रिया लिख करके हेडिंग देंगे। ठीक है। तो ये इतना हो गया था आपका। चलिए तो हम लोग आगे बढ़े जाए। संयोजन अभिक्रिया लिख करके हेडिंग देंगे सभी लोग, संयोजन अभिक्रिया। अरे
ठीक है, देखिए हमने जो है एक हेडिंग लगाई इसमें, इसमें हम सबसे पहला हेडिंग देंगे, इसमें लिखिएगा सभी लोग संयोजन, संयोजन अभिक्रिया। इस तरह से हेडिंग दिया हुआ है, पहला यानी कि फर्स्ट हो जाएगा। चलिए इसको समझा जाए। देखिए संयोजन यानी कि इसमें कॉम्बिनेशन बोल रहा है इसमें, ठीक है ना, सुना है ना, कॉम्बिनेशन, इसको कंपोजिशन के नाम से भी जानेंगे, कंपोज यानी जुड़ रहा है उसमें, ठीक है। बेसिकली इसका फॉर्मेट ये कहता है कि जब हम लोग जो है कोई ए पदार्थ, ए है कोई मटेरियल, और हमने एक है बी ले लिया, अब दोनों रिएक्शन करेगा तो ए बी बना देगा, या फिर कोई ए है, कोई बी है, कोई सी है, आपस में मिल करके ए बी सी बना रहा है। ऐसे कितना भी रहे, लेकिन जुड़ करके अगर एक बना देना तो उसको बोलते हैं हम लोग संयोजन, है ना, यानी कि जुड़ रहा है, कंपोजिशन रिएक्शन बोलेंगे उसको, ठीक है ना, ऐसा। तो बहुत सारे एग्जांपल इसके हैं, जैसे आपको बता दिया जाए, CaO है और CO2 से भिड़ जाएगा तो CaCO3 बना देगा, ये भी कंपोजिशन का रिएक्शन का एग्जांपल हो जाता है। फिर आपका क्या आ जाता है कि इस तरह से कि चलिए अलग लेते हैं, PbONO2 आप प्लस O2 भिड़ाती इसमें है तो PbNO3 के होल ट्वाइस यानी कि लेड नाइट्रेट बन जाएगा। इसमें देखा कि दो मिल करके एक बना रहा है, इसमें एक दो तीन मिल करके एक बना रहा है, तो इस तरह की अभिक्रिया को बोलेंगे हम लोग संयोजन अभिक्रिया, ठीक है ना, इतना याद रखिएगा। तो इसको मिटा दिया जाए और लिख लेंगे हम लोग साफ सुथरा एक बार, देखिए तो देखिए लिखिएगा, वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया, सब लोग लिखिएगा बाबू सब लोग, वैसी अभिक्रिया जिसमें जिसमें दो या अधिक, जिसमें दो या अधिक अलग अलग, अलग अलग गुण वाला, गुण वाला पदार्थ, अलग अलग गुण वाला पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके, आपस में अभिक्रिया करके करके एक पदार्थ का निर्माण करता है, एक करके एक पदार्थ का एक नए गुण वाले कर देते हैं, एक नए गुण वाले पदार्थ, एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, निर्माण करता है संयोजन, संयोजन अभिक्रियाएं यानी रिएक्शंस कहलाती है, ऐसा, ठीक है। ये चीजें हैं, इसमें सीख लिया मैंने, नहीं हम लोगों ने सीख लिया ना इस तरह से, जिसमें दो या अधिक रहे वो जुड़ करके एक हो जाए उसको बोलेंगे हम लोग संयोजन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया अभी, मैं एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसमें, फिर से पढ़ लेते हैं इसको, कि CaO इसको बोलते हैं कली चूना, क्या बोलते हैं, कली चूना, ठीक है। ये कली चूना जो है अगर भिड़ता है किसके साथ, जल के साथ भिड़ता है, ठीक ना, ये जल है वाटर, इसे जल में डालते हैं इसको है,
तो ये बना देता है CaOH के हॉल ट्वाइस, जिसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल देंगे। बुझा हुआ चूना हो जाएगा ये, ठीक है, इस तरह से, समझा ना। और ये पहले क्या है, हीट भी देगा, इस तरह से हीट देगा। तो हमने देखा कि काली चूना जो है कैल्शियम, ये भिड़ गया जल के साथ, तो जल के देगा एक, ये बना रहा है, यानी कि दो मिल करके क्या बना रहा है, एक बना रहा है ना इसमें, एक संयोजन हो गया। ये पहला। दूसरा है इसमें कि CaO और प्लस CO2 हीट करके क्या दे रहा है इसमें, CO3, ठीक है। तो इसको बोलेंगे संयोजन, क्या बोलेंगे इसको, संयोजन। तो वो देखिए इसमें मान लो कि एक है, ये दो है, मिल करके बना रहा है एक, ठीक है। इसको बोलेंगे संयोजन, यानी दो चीज मिल करके एक हो जा रहा है, दो चीज मिल करके एक हो जा रहा है। दो से अधिक भी रहेगा वो भी मिल करके एक हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम लोग संयोजन, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया। एक बार देख लीजिए, उतार लीजिए इसको, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग संयोजन तक ही देखेंगे, ठीक ना। मैंने इस इतना रिएक्शन बताया इसमें, तो संयोजन हमने आज पढ़ लिया सोचो कि, और भी कल एग्जाम्पल दे करके इसको करूँगा फिनिश, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम, आज संयोजन पर ही देख लिए हम लोग, ठीक ना। एक बार वीडियो को रिवाइज कर देख लीजिएगा, ठीक है, आज इतना ही रहेगा।